नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर। आज का शिक्षण बिंदु है संगम साहित्य में प्रतिबिंबित राजनीतिक स्थिति। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित राजनीतिक स्थिति के बारे में। संगम साहित्य से पता चलता है कि उस युग में तमिल प्रदेशों पर चेर, चोल और पांडे नामक 3 राजवंशों का शासन था, जो अपनी अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए संघर्षरत थे। परंतु संगम साहित्य के आधार पर इन राजवंशों के क्रमबद्ध इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। कवियों ने अपनी रचनाओं में केवल उन्हीं राजाओं और सामंतों का यशोगान किया है जिन्होंने उदारता पूर्वक कवियों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, चेर राजवंश। चेर राजवंश का शासन तमिल देश के पश्चिमी तट पर स्थित था और संगम साहित्य के अनुसार इस वंश का पहला शासक उदयन जेरल था। उसका समय 1030 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी राजाओं को भोजन करवाया था, इसलिए उसे महाभोजन उदयन जेरल के नाम से भी जाना जाता है। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी नेदुन जेरल था और उसे कई युद्धों में विजय का श्रेय प्राप्त था। उसे अधिराज कहा जाता था। उसे इमयत रम नवन अर्थात जिसके राज्य की सीमा हिमालय तक है की उपाधि मिली थी। इसकी राजधानी मरंदई थी। वह चोल राजाओं के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया था। उसके बाद आदन राजा बना। उसके समय में उसके अनुज कुंडबन ने कोनगु के युद्ध में विजय प्राप्त की और चेर राज्य की सीमा पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट तक बढ़ा दी। आदन का पुत्र सेन गुटवन था। वह अत्यधिक शक्तिशाली एवं लोकप्रिय शासक सिद्ध हुआ। उसके पास नौसेना का एक बेड़ा था। उसका समय 1000 ईस्वी के आसपास माना गया है। परनार नामक कवि ने उसका काफी यशोगान किया था। उसकी रचनाओं से पता चलता है कि वह एक महान सेनानायक तथा योद्धाओं, कलाकारों और विद्वानों का उदार संरक्षक था। वह दुर्गों का घेरा डालने में प्रवीण था। वह अधिराज कहलाता था और 7 राज मुकुटों की माला पहनता था। नंबर 2, चोल राजवंश। चोल राजवंश के शासकों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय कलिकाल राजा था, जिसका काल 190 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहा जाता है कि वह एक पराक्रमी शासक था। पट्टिनपाली नामक ग्रंथ से पता चलता है कि अपने शासन के प्रारंभिक काल में वह बंदी बना लिया गया था, परंतु उसने अपने पराक्रम से पुनः सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वेणी के युद्ध में उसने 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके शासन काल में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। अनेक तालाबों का निर्माण करके सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया। कावेरी नदी के तटों को भी ऊंचा किया गया। उसने वैदिक परंपरा के अनुसार महायज्ञ आयोजित करके सिंह को चोल वंश का चिन्ह बनाया। कवियों ने उसका काफी यशोगान किया है। नंबर 3, पांड्य राजवंश। यद्यपि पांड्य राजवंश के उदार संरक्षण में ही तीनों संगम फले फूले थे, फिर संगम काल की रचनाओं में पांड्य राजवंश का पूरा इतिहास उपलब्ध नहीं है। पत्तू पातू में संकलित कविताओं से नेंडू जेलियन नामक शासक की सफलता का पता चलता है। उसका समय 210 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वह युवा अवस्था में ही राजा बन गया था। राजा बनते ही उसे अपने पड़ोसी शत्रुओं से आक्रमण करना पड़ा। तलिया लगानम के युद्ध में उसने अपने शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित किया और चेर राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उसके बाद उसका छोटा भाई कोर के राजा बना। इसने सती कणगी के सम्मान में महान उत्सव का आयोजन किया।
संगम साहित्य में पांड्यों के विविध सामंतों के कार्यों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। मलयक कोडन ऐसा ही एक सामंत था। उसका समय लगभग 270 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नतन नार द्वारा रचित कविता संग्रह में संगम काल की 3 राजधानियों वांजी, उरियूर एवं मदुरै के महान एवं उदार शासकों के शासनकाल के समाप्त होने की भी जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आज आपने जाना संगम साहित्य में प्रतिबिंबित राजनीतिक स्थिति के बारे में। आशा करता हूं यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।